नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के बीच एक दूसरे की पार्टियों के कद्दावर नेताओं को और विधायकों को तोड़ने का सिलसिला तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के 3 बार के विधायक रहे हरिओम यादव को पार्टी में शामिल करा लिया है, तो वहीं योगी सरकार के वन और पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चौहान ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। मुजफ्फरनगर के मीरापुर सीट से बीजेपी विधायक अवतार सिंह भड़ाना ने पार्टी छोड़ आरएलडी में वो शामिल हो गए। वहीं कांग्रेस के विधायक नरेश सैनी ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। वहीं कांग्रेस के 2 विधायक इमरान मसूद और मसूद अख्तर ने समाजवादी पार्टी में शामिल होने का ऐलान कर दिया। यूपी की सियासत में शय और मात का खेल जारी है। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर पलटवार किया। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह के समधी और फिरोजाबाद के सिरसागंज सीट से 3 बार के विधायक हरिओम यादव को बीजेपी ने पार्टी में शामिल करा लिया है। वहीं कांग्रेस को भी बीजेपी ने झटका दिया है। पार्टी के विधायक नरेश सैनी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी ने दोनों का बाकायदा स्वागत भी कर दिया है। आज पार्टी की लोकप्रियता और जो गरीबों के लिए, गांव के लिए, दलितों के लिए, शोषित वंचितों के लिए, आदिवासी, वनवासी, गिरवासियों, ऐसे बनटांगिया, थारू और मुसहरों के लिए जो गरीबों के लिए काम हो रहा है, उनकी लोकप्रियता के कारण आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता आप सब ग्रहण कर रहे हैं। मैं आदरणीय नरेश सैनी जी को, आदरणीय हरिओम यादव जी को, आदरणीय डॉक्टर धर्मपाल सिंह जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं और इन लोगों का अभिनंदन करता हूं भारतीय जनता पार्टी में। नेता लोगों को इन दिनों आत्मसम्मान बहुत याद आ रहा है। मुलायम सिंह के समधी हरिओम यादव का कहना है कि उन्हें समाजवादी पार्टी में सम्मान नहीं मिला, इसीलिए वो बीजेपी में सम्मान पाने आ गए हैं। वहीं बीजेपी के कद्दावर मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी छोड़ने की वजह बीजेपी में सम्मान न मिलना बताई है। बहरहाल हरिओम यादव स्वामी प्रसाद मौर्य को फूका हुआ कारतूस बता रहे हैं। हरिओम यादव को खास तौर पर राम गोपाल यादव से नाराजगी है। समाजवादी पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए सस्पेंड भी कर दिया था। सपा के पूर्व विधायक धर्मपाल यादव भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वहीं चुनावी मौसम में दल बदल का सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ रहा है। कांग्रेस विधायक नरेश सैनी भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। समझा जा रहा है कि इमरान मसूद के समाजवादी पार्टी में जाने के ऐलान की वजह से नरेश सैनी बीजेपी में शामिल हुए हैं, क्योंकि बेहट सीट से विधायक रहे नरेश सैनी की सीट से इमरान मसूद चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जो नरेश सैनी को मंजूर नहीं है। ऐसे में इमरान मसूद को टक्कर देने के लिए वो बीजेपी के टिकट पर बेहट से लड़ने का मन बना चुके हैं। हालांकि नरेश सैनी को इमरान मसूद ही राजनीति में लाए थे, लेकिन सियासत में रिश्ते नहीं देखे जाते। इमरान ने ही 2012 में बेहट से टिकट भी दिलवाया था, लेकिन नरेश सैनी बीजेपी के महावीर राणा से महज 514 वोटों से हार गए थे। लेकिन 2017 में महावीर राणा को बतौर कांग्रेस प्रत्याशी सैनी ने 17,000 वोटों से चुनाव हराया था। वहीं इमरान मसूद नकुड़ सीट से विधायक हैं, लेकिन यहां स्वामी प्रसाद मौर्य के करीबी माने जाने वाले धर्म सिंह सैनी उन्हें एक बार बीएसपी के टिकट पर तो दूसरी बार बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव हरा चुके हैं। यही वजह है कि इमरान अब यहां से चुनाव लड़ने का मन नहीं बना पा रहे हैं। वहीं धर्म सिंह सैनी के भी बीजेपी से समाजवादी पार्टी में जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। लेकिन बीजेपी को एक और बड़ा झटका तब लगा जब योगी सरकार के वन और पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चौहान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने बीजेपी पर पिछड़ों और दलितों की उपेक्षा का आरोप लगाया। मैं कहना चाहता हूं, 5 साल तक जिस पिछड़े, जिस दलित, वंचित, उपेक्षित लोगों के सहयोग आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वो 5 साल तक उपेक्षित रहे, लोग मलाई खाते रहे, लेकिन उनको कोई कुछ भी नहीं मिला, उनको इंसाफ, न्याय, सम्मान नहीं मिला। इससे आहत होकर के मैंने आज सरकार से इस्तीफा दिया है। प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स के लिए, एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स के लिए और समाजवादी पार्टी की कोशिश है लोगों को साथ लाने का काम कर रहे हैं, लोगों को मिलाने का काम कर रहे हैं। और उसी कड़ी में जब पिछली बार स्वामी साहब मौर्य जी साथ आए, हमें खुशी है, उनके साथ और साथी भी आए हैं। समाजवादी पार्टी की जो आने वाले समय में लड़ाई है उसको और आसान किया। आज दारा सिंह चौहान जी भी समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो रहे हैं, तो मुझे खुशी है इस बात की
कि पूरा उत्तर प्रदेश एक खुशहाली की पॉलिटिक्स करना चाहता है। एक दिन पहले ही योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और 3 विधायकों ने बीजेपी से इस्तीफा दिया था और समाजवादी पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया था, जिसके बाद दारा सिंह चौहान समेत दूसरे विधायकों को रोकने के लिए बीजेपी आलाकमान ने पुरजोर कोशिश की थी, लेकिन समाजवादी पार्टी बीजेपी के नहले पर दहला लगाने में पीछे नहीं हट रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। जी हाँ, तो लोकतंत्र में दरअसल आज बात उत्तर प्रदेश की सियासत की होगी। विधानसभा चुनाव से एंड पहले राजनीतिक तौर पर अगर हम देखें तो बीजेपी के अंदर अब कहीं ना कहीं इस्तीफों की झड़ी लग गई, लेकिन कुछ नेताओं ने बीजेपी को ज्वाइन भी किया है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रियंक पांडे जी हैं, स्पोक पर्सन है बीजेपी यूपी के। ज़ेबा यास्मीन जी हमारे साथ हैं, स्पोक पर्सन है सपा की। साथ ही साथ हमारे साथ सृष्टि कश्यप सिंह है, जो कि स्पोक पर्सन है कांग्रेस यूपी के। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा प्रियंक पांडे जी आपसे है, ये कितना बड़ा झटका फिलहाल बीजेपी के लिए है? एक के बाद एक कई इस्तीफों की झड़ी लग गई है। आज दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर ने भी छोड़ दिया। कैसे इसे देखते हैं आप और कितना बड़ा झटका? देखिए नेहा जी, भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा वाली पार्टी है और हम समाज में बैठे, पंक्ति में बैठे अंतिम व्यक्ति की, सरकार की सारी योजना उस व्यक्ति तक पहुंचे उसके लिए करते हैं। हम सदैव समाज के दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों के लिए काम करने वाले लोग हैं। हमारा सदैव का ये इतिहास, हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक मार्गदर्शन दिया अंत्योदय का, कि पंक्ति में बैठा हर व्यक्ति उसको हर जरूरी चीज मुहैया हो। हम उसके लिए राजनीति करते हैं, हम सेवा के लिए राजनीति करते हैं। सर, आरोप तो आप पे ये लग रहा है कि आप दलित, शोषित, पीड़ित, वंचितों की ही नहीं सुन रहे। आरोप तो आप पे यही लग रहा है कि आपकी सरकार में सबसे ज्यादा शोषण इन्हीं का हो रहा है। इसी को कह के लोग आपकी पार्टी से इस्तीफा दे के जा रहे हैं। नेहा जी, जब 5 साल पूरा बीत गया तो आज उनको ऐसा लग रहा है, अभी तक उनको ऐसा क्यों नहीं लगता था? ये अवसरवादिता की राजनीति है, इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। ये उनका व्यक्तिगत मत है और पूरे प्रदेश की जनता और पूरे देश की जनता ये देख रही है और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और आप देखिएगा आगामी विधानसभा चुनाव में हम पिछली बार से भी ज्यादा मैंडेट के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं और हमने धरातल पर काम किया है। हर क्षेत्र में, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे चिकित्सा व्यवस्था हो, चाहे गांव, गरीब, किसान, किसी को उठाकर देख लिया, हर सेक्टर में हमने काम किया है। आज आप गांव में जाइए तो हर व्यक्ति को पक्का मकान मिला है, बिजली कनेक्शन मिला है, उज्ज्वला योजना के तहत गैस मिली है। हमारी बहन बेटियां जो सड़क पर जाने को शौच के लिए मजबूर थी, आज घर में शौचालय मिला है, घर मिला है। कानून व्यवस्था जो उत्तर प्रदेश में दशकों से चुनौती बनी हुई थी, आज इस कानून व्यवस्था पर पिछले कई दशकों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम है। ठीक है ज़ेबा जी, जिस बात का जिक्र अभी प्रियंक जी कर रहे थे, कह रहे हैं ये अवसरवाद की राजनीति है। और क्या सत्ता की मलाई 5 साल काटने के बाद उन्हें याद आया है कि पीड़ितों का शोषण हो रहा है, वंचितों को वंचित रखा जा रहा है, पीड़ित, वंचित, शोषित, जिसका जिक्र अभी कर रहे थे प्रियंक जी कि इनकी नहीं सुनी जा रही है और 5 साल इनके लिए कुछ भला नहीं हुआ। सत्ता की मलाई 5 साल तक काटी, उसके बाद उनको याद आया कि जी इनका तो भला नहीं हो रहा, अब किसी और पार्टी का रुख किया जाए, तो सपा का रुख करने लगे। तो क्या आपको लगता है कि वहां पर उनकी महत्वाकांक्षाओं की कद्र की जाएगी या उनको समझा जाएगा, या ऐसे अवसरवादी नेता जो सत्ता की मलाई काटने के लिए आते हैं उनको सपा उनकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करेगी? नेहा दुबे जी, प्रियांक जी की पूरी बात सुनी और मैंने नोट भी करी, एक एक बात का जवाब दूंगी। पहली बात तो ये कह रहे हैं कि धरातल पे हमने इतने काम किए हैं कि उसी पे हम दोबारा बहुमत पाएंगे। सबसे बड़ी बात है, अगर धरातल पे काम किए होते तो 4 बजे आचार संहिता लगी थी और 8:30 बजे माननीय योगी जी का ट्वीट आया था कि जो चुनाव होगा वो 80% बनाम 20% होगा। तो क्लियर हो गया कि किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। काम धरातल पे नहीं किया है, कुछ बात करने को नहीं है, योगी जी ने पहले ही ऐलान कर दिया। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि विचारधारा की पार्टी है। अब ये भी सवाल उठता है, भाई किस विचारधारा को आप फॉलो करते हैं?
कोई कहता है गोडसे जिंदाबाद, कोई कहता है गांधी जिंदाबाद। तो पहले तो बीजेपी डिसाइड कर ले कि किसकी ये जिंदाबाद करेंगे, क्योंकि जितने सीनियर लीडर्स इनकी पार्टी में थे, मुझे लगता है बैठने को कुर्सी भी नहीं दी जाती है। तो विचारधारा का भी कोई अता पता नहीं है। जहां तक बात है अवसरवादी, अब बताइए कोई अगर समाजवादी पार्टी में आता है तो वो अवसरवादी हो गया, और 2 लोग आज इनकी पार्टी में आए हैं, वो बहुत मेहनती है, वो विचारधारा के लोग हैं, वो मेहनती लोग हैं। सपा के जो हरिओम यादव जी आए हैं, उनको सपा 1 साल पहले ही गतिविधि उनकी कुछ ऐसी पाई गई थी कि 1 साल पहले ही पार्टी से निष्कासित कर दिया। तो इन्होंने कहते हैं ना, जो फेंकी हुई बॉल को कैच किया है, कोई इनके पास अवसर लेके नहीं आया है। ठीक है। दूसरी बात हम आपको बता, एक चीज और, ये जो कह रहे हैं कि पिछड़ों का, देखिए राजभर जी ने आज नहीं बहुत पहले पार्टी छोड़ दी थी, और 5 साल अगर मौर्य जी और दारा सिंह जी, देखिए जब 5 साल का कार्यकाल रहता है तो कहीं ना कहीं लोग इंतजार करते हैं, अभी नहीं तो शायद चुनाव आते आते ये हमारा कुछ भला करते, लेकिन पूरे 5 साल पिछड़ों की बात नहीं सुनी गई है। गांव तक ये संदेश गया है, और जिला पंचायत चुनाव में ये देखने को मिला था कि लोग खुश नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक जाति की सरकार चल रही है। ये आरोप हर व्यक्ति लगा रहा है। पिछड़ों की कोई सुनवाई नहीं है। पिछड़ों की बोलने वाला से एक आदमी इनकी पार्टी में होता तो हजरत सिद्दीकिया को रातों रात जलाया नहीं गया होता। आज तक क्यों से इनकी आवाज नहीं निकली है किसी महिला मंत्री की। तो ये पिछड़ों की तो बात करने के हक में ही नहीं, मतलब लायक ही नहीं है, मुझे लगता है। ठीक है, ठीक है। प्रियंका जी, जिस बात का जिक्र आपने किया, मैं सृष्टि का रुख करूं उससे पहले प्रियंका एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ। प्रियंका जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, आपने अवसरवादी कह के एक चीज को और स्पष्ट कर दिया है, क्या अब अवसर सपा का है? क्या सत्ता सपा की आने वाली है, इसीलिए इन नेताओं को आपने अवसरवादी कहा? ये तो नेता तो सर आपकी पार्टी में भी आए हैं। नेहा जी, मैं 2-3 बातों का जवाब देना चाहूंगा। मेरी सपा की बहन, प्रवक्ता बहन ने जो बात की 80 बनाम 20 की, पहले उसका जवाब ले ले कि समाज के 80% लोग हमारे साथ हैं। वो हमारे काम को और हमारे किए गए कार्यों को वो स्वीकार रहे हैं और अपना पूरा आशीर्वाद हमें दे रहे हैं। 20% में वो हैं जो अब आइए विचारधारा की बात। हमारी विचारधारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और 20% लोग जो इस विचारधारा को नहीं मानते हैं वो इनके साथ है। अब आप बताइए अवसरवादिता की राजनीति 5 साल तक लगातार हमारे पास रहकर 5 साल में उनको घुटन नहीं नहीं, आपने अवसरवाद की राजनीति के साथ प्रेरित बताया उन नेताओं को जो सपा ज्वाइन कर चुके हैं। इसका मैं क्या मतलब निकालूं सर, ये बताइए पहले मुझे। देखिए, कुछ लोगों के जैसे मंसूबे रहते हैं पूर्व में, जैसा उन्होंने किया था, और ये कह के हमारी पार्टी को ज्वाइन किया कि हम देश सेवा के लिए आ रहे हैं। क्योंकि उनके मंसूबे हमारे यहाँ सफल नहीं हो पाए, इसलिए आज वो हमारे यहाँ से बाहर चले गए। तो देखिए, हमारे यहाँ तो एक चीज है ना, हमारे यहाँ ना भ्रष्टाचार चलेगा ना गुंडा राज चलेगा। ठीक है। हमारे यहाँ सिर्फ देश की सेवा, और वो भी नियम दायरे में रहकर करना पड़ेगा जी। सिर्फ देश की सेवा और प्रदेश की सेवा जनता के लिए समर्पित होकर करना है, तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति वो व्यक्ति कर सकता है। ठीक है सृष्टि, अब सवाल इस बात को लेकर है कि जहां तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता पार्टियों को छोड़ के दूसरी पार्टियों को ज्वाइन कर रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से भी अब विधायक नरेश सैनी ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। आप प्रतिज्ञा यात्रा निकालने की बात करते हैं, प्रियंका गांधी लगातार अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं, प्रतिज्ञा यात्रा निकाल रही हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है। क्या वजह है कि आपकी नीतियों पर विश्वास नहीं है विधायक को, वो पार्टी छोड़ रहे हैं? देखिए सब मौसमी विज्ञान है यहाँ पे, नीतियों पर विश्वास अविश्वास तो दूसरी चीज है। ये जो भी छोड़ के जा रहा है पार्टी, ये आप सोचे कि आज जो भाजपा में जा रहे हैं, जो समाजवादी में जा रहे हैं, शायद इनकी विचारधारा वहाँ ज्यादा मैच करती, वो कांग्रेस की विचारधारा से मेल नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें सत्ता लोग है, उन्हें सत्ता में बैठना है, अपनी कुर्सी बचानी है चाहे जैसे भी करके। कांग्रेस पार्टी ने नारा दिया लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की, महिलाओं की भागीदारी की बात की, तो उन्हें शायद अच्छी नहीं लगी कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो भाजपा जो महिला विरोधी एक पार्टी है वो वहां चली गई। तो अगर महिलाओं का सम्मान होता, महिलाओं की इज्जत होती, तो भाजपा जैसी पार्टी को कभी सेलेक्ट नहीं करते। मैं अपने भाजपा के प्रवक्ता भाई को सुन रही थी बड़े अच्छे से, वो एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे बता रही कैसे राष्ट्र की बात की जाती है भाजपा में। कौन से राष्ट्र की बात की जाती है? जहाँ चाइना हमारे अरुणाचल प्रदेश में घुस आता है, हमारे दूसरे बॉर्डर्स के अंदर घुस आता है, हमारे सैनिकों के ऊपर अत्याचार करता है, उनके ऊपर हमला करता है, हमारे पुलों को ध्वस्त करके अपने गांव बसाता है। कौन से राष्ट्र रक्षा की आप बात करते हैं? और हम जब प्रदेश की बात करें
ऑल ओवर डेवलपमेंट इंडेक्स में उत्तर प्रदेश सबसे नीचे है, क्राइम रेट में उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है, दलित और शोषित पंथक वर्ग की बात करते हैं, दलितों के खिलाफ अत्याचार में 43% की वृद्धि है उत्तर प्रदेश में। तो किस लेवल पे ये बात कर रहे हैं यहाँ पे आज दलित और उनकी हिमायती बन के? एक किसान विरोधी, महिला विरोधी, दलित विरोधी पार्टी का नाम है भाजपा। हर क्षेत्र में पिछड़ रहा है उत्तर प्रदेश, फिर भी आप कहते हैं कि जी ये है उत्तम प्रदेश, योगी सरकार में उत्तम प्रदेश हमने बना दिया, तो आखिर उसका क्या आधार है? और दूसरी बात, जिस तरह से नेता छोड़ कर जा रहे हैं, ये क्या बताता है? क्या वजह इसके पीछे है कि नेता बीजेपी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाना ज्यादा बेहतर समझ रहे हैं बजाय बीजेपी में रहने के? और अगर केशव प्रसाद मौर्य ये कह रहे हैं कि एक बार फिर से सोच लीजिए, उन्होंने लिखा कि परिवार का कोई सदस्य अगर भटक जाए तो दुख होता है, जाने वाले आदरणीय महानुभावों को यही आग्रह करूंगा कि डूबती हुई नाव पर सवार होने से नुकसान ही होगा। ये क्या बताना चाहते हैं केशव प्रसाद मौर्य? और एक तरफ विचार करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ वे बताते हैं कि अगर आप जा रहे हैं तो वो डूबती हुई नाव। क्या बताना चाह रहे हैं, क्या स्पष्ट करना चाह रहे हैं, और ये क्या चल रहा है बीजेपी में? सर स्पष्ट कर दीजिए। नेहा जी, मैं सिलसिलेवार तरीके से आपके हर प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। पहले आप आइए कि कार्य की बात। आज उत्तर प्रदेश में कम से कम 5 एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, जिसमें हमने एक का लोकार्पण कर दिया है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे लगभग बन के तैयार खड़ा है, 80% काम हो गया है। गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हो चुका है, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का भी काम चालू है। और अब आइए एयर कनेक्टिविटी में। आज उत्तर प्रदेश एयर कनेक्टिविटी में लगभग 9 एयरपोर्ट हमारे पास है। एयर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी की बात हो गई, हर जिले को एक मेडिकल कॉलेज, ये हमारा संकल्प है और उस पर काम जारी है। अब आइए आप शिक्षा व्यवस्था को। पिछले पैंडेमिक के कारण उसमें कुछ दिक्कतें जरूर रही हैं। शिक्षा व्यवस्था में लोगों को, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं, लेकिन और उसको टेक्निकल एजुकेशन को कितना अच्छा किया जा सके उस पर लगातार काम जारी है। और अब आइए वुमेन एम्पावरमेंट की। जितना काम बहन बेटियों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, पिछले कई दशकों में नहीं हुआ है। आज आप किसी भी प्रमुख शहर के प्रमुख चौराहे पर रात के 12 बजे बिना डरे जा सकते हैं। उनको ये डर नहीं है कि सड़क पर बैठा कोई गुंडा उनको छेड़ सकता हो। आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम है। गुंडे माफिया प्रदेश छोड़कर जा चुके हैं या तो जेल की सलाखों के पीछे है। आप ये खुद मानने को, आप स्वीकार करेंगे ये कि संगठित अपराध और अपराधीकरण में उत्तर प्रदेश आज कितनी कमी आई है। ठीक है सर। और आप बात कर रही हैं इन नेताओं की। 5 साल ये हमारी पार्टी में रहकर, हमारे साथ रहकर, इन्होंने ये हमेशा कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो समाज के हर वर्ग को, चाहे वह दलित हो, चाहे वह शोषित हो, चाहे वह वंचित हो, चाहे वह पीड़ित हो, चाहे वो जो हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका कल्याण यही होना है। और आज आचार संहिता लगने के बाद उनको ऐसा महसूस होने लगा, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि उनका वहां जाने पे उनको कुछ ज्यादा, या क्योंकि वो सदैव से यही करते आए, उनको कुछ ज्यादा प्राप्त हो जाएगा। कई और नेताओं के जाने की भी अटकलें हैं सर, कई और नेता पार्टी को छोड़ सकते हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने तो हालांकि मनाने की कोशिश की, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने अभी साफ तौर पे कहा था कि 1-2 दिन और रुक जाइए, पता चल जाएगा कि कौन कौन पार्टी में है, कौन कौन छोड़ के जा रहा है। जैसे हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी केशव मौर्य जी का जो बयान है ट्विटर पे, ये वो दिखाता है कि हम उस चिंतन के लोग हैं कि जो समाज के हर वर्ग को, चाहे वो दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा कोई भी हो, वो सबकी चिंता करते हैं। उनका ये बयान ये दिखाता है, नंबर 1। नंबर 2 कि भाजपा एक कैडर बेस्ड पार्टी है। मैं नेहा जी संक्षिप्त में आपको बताता हूँ, हम लोग के यहाँ नीचे बूथ स्तर से लेके मंडल तक, मंडल से लेके जिला तक, जिले से लेके क्षेत्र तक, क्षेत्र से प्रदेश और प्रदेश से केंद्रीय नेतृत्व तक हमारे यहाँ पूरी एक श्रृंखला है। हमारे यहाँ कोई एक व्यक्ति नहीं, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं चल रही कि एक व्यक्ति एक प्रमुख चेहरा है उसके इर्द गिर्द ही सब घूम रहे हैं। हमारे यहाँ पूरी श्रृंखला है और हमारे यहाँ चेहरों की कमी नहीं है नेहा जी। और
जितना काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस लगभग 5 साल में किया है वो पिछले सभी नेता जो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, अटकलें ये लगाई जा रही है कि धर्म सिंह सैनी भी पार्टी को छोड़ सकते हैं, कई और नेता दूसरी पार्टियों के संपर्क में हैं। क्या एक के बाद एक जो झड़ी लग रही है इस्तीफों की, बीजेपी को कमजोर कर रही है क्या? पिछड़ों की राजनीति को झटका दे रही है क्या? हमारे यहाँ हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, वो पिछड़ों के बड़े नेता हैं, वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो लगातार इस पैंडेमिक में हर वर्ग के यहाँ, हर अपने कार्यकर्ता के यहाँ, हर पीड़ित के यहाँ वो पहुंचे, लगातार प्रवास कर रहे हैं वो। और हमारे यहाँ किसी के आने या जाने से कोई कमजोर नहीं होगा। हमने फिर बताया नेहा जी कि हम विचारधारा के लिए काम करने वाले लोग हैं, हम पंक्ति में बैठे अंतिम व्यक्ति के लिए काम करने वाले लोग हैं। और आज आप देखिए, जो काम पिछले 70 वर्षों में नहीं हुआ वो अब हो रहा है। ठीक है। पूर्व के कांग्रेस के प्रधानमंत्री ये कहते थे कि एक 100 रुपया दिल्ली से भेजा जाता है। जेवा जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, इससे पहले जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य भी जल्दी ही पार्टी ज्वाइन करने जा रही हैं, दारा सिंह भी पार्टी ज्वाइन करने जा रही हैं, जैसे कि अटकलें लगाई जा रही है, और अखिलेश यादव ने स्वागत भी कर दिया उनका। और कई और जो विधायक है, ब्रजेश कुमार प्रजापति की बात करें, रोशन लाल वर्मा की बात करें, भगवती सागर की बात करें, ये भी सपा में ही जा रहे हैं। लेकिन क्या इन नेताओं के सपा में आने से सपा को और ज्यादा मजबूती मिलेगी? पिछड़ा वर्ग पर एक और बेहतर छाप छोड़ पाएंगे? क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य तो वैसे भी पिछड़ों के बड़े नेता और बड़ा चेहरा माने जाते हैं। देखिए नेहा जी, एक पार्टी के लिए एक आम व्यक्ति भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है अगर वो पार्टी ज्वाइन करता है। फिर अगर किसी वर्ग का कोई नेता हो, उसकी अपनी एक छाप होती है, जमीनी पकड़ होती है, हम उसका स्वागत करते हैं। जो भी अपने समुदाय के लिए कोई काम करना चाहता है अच्छी नियत से, वो बिल्कुल आए, हमारी सरकार आएगी, हम उसे मौका देंगे, वो अपनी कम्युनिटी के लिए काम करे, सिंपल सी बात है। अभी मैं सर को सुन रही थी, प्रियांक जी को। देखिए, इनके यहाँ तो मुझे लगता है शाखाओं की ट्रेनिंग होती है बोलने में, तो एक टेप रिकॉर्डर है जो चलता ही रहता है। अब जैसे इन्होंने कहा, केशव जी का जो ट्वीट है उससे ये संदेश जाता है कि हम लोग मतलब बड़ी अच्छी विचारधारा के लोग हैं। प्रियांक जी, उस ट्वीट से ये संदेश जाता है कि आप लोगों में इतना तालमेल नहीं है कि फोन पे बात कर लीजिए। आपको तो रुसियाना मनाना भी ट्विटर पे पड़ता है। इतने बड़े दोनों नेता हैं, क्या केशव प्रसाद मौर्य जी की बातचीत नहीं थी क्या? जेवा जी, मैं बीच में बोलना नहीं चाहता था, लेकिन बड़ी मजबूरी में बोल रहा हूँ। माननीय अखिलेश यादव जी ने चाचा जी के साथ क्या किया था वो पूरे प्रदेश से देखा, और माननीय अखिलेश यादव जी ने जो ट्वीट पे बनाया, सुन लीजिए, चाचा जी के साथ जो किया था वो पूरे प्रदेश से देखा था, और माननीय नेताजी के साथ जो किया था वो भी पूरे प्रदेश से देखा है। सुन लीजिए, अब 5 साल बाद जब आपको लग रहा किसी तरह शायद सत्ता में आ जाए, तो चाचा जी को मनाने के लिए गए, पूरे 5 साल चाचा जी से दुश्मनी की मनाने। आपको मैं बता दूं जेबा जी कि हमारे यहाँ जितना खुला विचारधारा और जितनी बातचीत का खुला अरे मैं समझ गया, उतना मनाने की तो कोशिश हो रही थी। यहाँ पे तो ईगो की लड़ाई है। प्रियांक जी, नहीं बांटा करते, आप कभी मंच सजाकर सत्ता के सौदे नहीं बांटते हुए देखेंगे, कभी नहीं देखेंगे आप। ठीक है, हम लोग मंच पे लगाकर बंटवारा नहीं करते हैं। ठीक है, सृष्टि जी कुछ कहना चाहती हूँ, उनका रुख करते हैं, फिर मैं आती हूँ जेबा के पास। ठीक है नेहा जी, हम इस तरीके की बेबुनियाद अगर डिस्कशन करते रहेंगे तो हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे। प्रियांक पांडे जी से मैंने पूछा उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी क्यों है। उत्तर प्रदेश में अगर 400 सीट है तो 4 करोड़ बेरोजगार युवा है। हर सीट पे 3 लाख मतदान पड़ते हैं ऑलमोस्ट। उन 3 लाख में 1 लाख युवा हमारे देश उत्तर प्रदेश में बेरोजगार बैठे हैं आज। तो ये फैक्ट पे जिस दिन जवाब दे देंगे, मैं इनसे ये जवाब मांगना चाहती हूँ मेरे इन सवालों का। उत्तर प्रदेश में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया दलितों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, जिसके लिए भी मैंने आपको फैक्ट बता दिया। एनसीआरबी का रिकॉर्ड बता दिया, रिकॉर्ड्स तो झूठे नहीं है। उसके अलावा अगर हम बेरोजगारी की बात कर लें, महंगाई की बात कर लें, सब काम इतना अच्छा करा है, इतनी बखूबी से करा है इन्होंने। ये एयरपोर्ट और कनेक्टिविटी की बात करते हैं, एयरपोर्ट आज उद्घाटन करते हैं, कल को ये पता चल जाता है कि वो तो अडानी के नाम से बिक गया। बनने के पहले एयरपोर्ट अडानी को बिक जाता है। तो ये हमारे दो की सरकार बहुत हुई है उत्तर प्रदेश में। ये झूठ फैलाना बंद करिए, ये प्रवचन अपना बंद करिए। उत्तर प्रदेश की जनता को
आपकी सच्चाई पता है, आपकी हकीकत पता है, क्योंकि जमीन पे जनता है जो आपकी इन झूठे वादों की वजह से वहां पे आज परेशान हो रखी है। आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश में कि बेटियां 12 बजे सड़कों पे चौराहे पे घूमाएं, शर्म आनी चाहिए प्रियंका पांडे जी आपको। उत्तर प्रदेश की बेटी हूँ मैं, ठीक है, और उत्तर प्रदेश में इस तरीके का वक्तव्य देने के मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, कृपया करके शांत रहे, 1 मिनट शांत रहे, 1 मिनट, आपको डिस्टर्ब नहीं किया, प्लीज शांत रहे। कि आज आप उत्तर प्रदेश में एक लोकसभा सीट है, आपके राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश छोड़कर जाना पड़ा, करारी हार देखनी पड़ी अमेठी से, आखिर क्या कारण था? मुझे इसका जवाब दीजिए ना। आज उत्तर प्रदेश में कहीं भी वैकेंसी निकलती है, प्रियंका पांडे से 2 मिनट सुनने का मादा रखिए, 2 मिनट सुनने का मादा रखिए। बार बार ये आरोप लग रहे हैं आप लोगों पर कि चुनावी टूरिज्म करने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश आ जाती हैं, पहले रायबरेली जाती हैं, अमेठी जाती हैं। 20 में इंटरप्ट करेंगे देना। ठीक है, आप रखिए अपनी बात। क्यों इस तरह के आरोप बार बार लगते हैं कि चुनावी टूरिज्म करने के लिए आ जाती हैं? इससे पहले भी कई नेता इस तरह के आरोप लगा चुके हैं। आरोप लगाने से आरोप सत्य नहीं हो जाते। उत्तर प्रदेश में जब प्रियंका गांधी जी आई, और आज से नहीं हमेशा से आती रही है, बोला, और हमेशा से यही बात तो और पार्टियां भी कह सकती है कि आप आरोप लगाते रहिए। आरोप लगाने से कौन से आरोप सिद्ध हो जाते हैं? अगर इन पे भी आरोप लग रहे हैं। मैंने भाजपा पे कोई आरोप नहीं लगाया, मैंने आपको फैक्ट पढ़ के सुनाया, जो फैक्ट पढ़ाया आपको, दैट इज ऑल रिटन, वो डॉक्यूमेंटेड डेटा है। जो मैंने आपको सवाल मांगे प्रियंका पांडे जी से, जिससे वो जवाब नहीं दे पाए, मुद्दा भटकाने के लिए चले गए राहुल गांधी पे, जो मैंने उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी पे सवाल किया। From last 5 years, what we have done here, please come out from your isolation, then you will see the things. Priyanka Pandey ji, I'm not in any isolation. I'm somebody who was born and brought up in Uttar Pradesh. Please do not go in that way. Isolation. और जब इलेक्शन आता है तब आप लोग टूरिज्म आपके प्रधानमंत्री क्यों बन जाते हैं? आपके अगर चीफ मिनिस्टर ने इतना अच्छा काम किया था तो प्रधानमंत्री को बुलाने की क्या जरूरत पड़ती? लॉ एंड ऑर्डर की आप बात करते हैं, बेशर्मों की तरह, जब अमित शाह स्टेज पर होकर बगल में खड़े होते हैं। ठीक है, चलिए ज़ेबा जी भी कुछ कहना चाहती हूँ, उनका रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले ज़ेबा जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, जिस बात पर हम डिस्कशन कर रहे हैं कि आया राम गया राम की जो राजनीति चल रही है, अब सवाल इस बात को लेकर कि क्या सपा की पिछड़ा वर्ग की राजनीति को और ज्यादा मजबूती मिलेगी, और जो लोग क्या सपा में आना चाहते हैं उसके लिए कुछ पैमाना है, कुछ क्राइटेरिया है कि इन क्राइटेरिया पे आप खरे उतरेंगे तभी आप सपा में आ सकते हैं, या फिर जो भी आना चाहे आ सकता है, उसका स्वागत है? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी की तरह भेदभाव की राजनीति नहीं करते। जो भी हमारे विचारधारा से मैच करेंगे, जो भी पार्टीज या जो भी नेता हमारे साथ लाइक माइंडेड पीपल है, सेम विचारधारा पे चलेंगे, वो हमारे साथ काम करें। इसमें कोई ऐसा डिफ्रेंशिएशन है ही नहीं कि हम इन्हें ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। तो जो भी आता है हमारे साथ लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में हमारा साथ देगा, हम उसके साथ चुनाव लड़ेंगे। उसका बैकग्राउंड नहीं देखा जाएगा कि वो किस तरह के बैकग्राउंड से आया है, उसका क्या बैकग्राउंड रहा है? नहीं, देखिए, हाँ, कोई भी गलत बैकग्राउंड होगा तो नो डाउट उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा। बाकी लोगों का पार्टी में स्वागत है। जहाँ तक बात है, देखिए, ये आना जाना ये सब चुनावी टाइम पे होता रहता है नेहा देवी जी, ये कोई नई चीज नहीं हो रही है। यही 17 में हुआ, यही 22 में है, यही अगली 27 में होगा, ये होता रहता है। उगते सूरज को हर कोई सलाम करता है, जिसको लगता है रुख जिस तरफ है, लोग उस तरफ अपना रुख बदलते हैं। सिंपल सी बात है। दूसरी चीज, जो चुनाव होगा वो अभी भी मैं उसी बात पे अड़ी हूँ कि काम से ही चुनाव होगा। चुनाव तो काम पे ही होगा। आने जाने से सिर्फ भीड़ बढ़ती है, समर्थन बढ़ता है, लेकिन वोट समाजवादी पार्टी काम पे ही मांगेगी। ठीक है, क्या डेंट लगेगा प्रियंका? क्योंकि लगता है कि बीजेपी के साथ ही तमाम जो नेता थे वो अब सपा में जा चुके हैं। ऐसे में ना सिर्फ 1-2 बल्कि 5-6 ये संख्या हो गई है, और आने वाले वक्त में हो सकता है और ज्यादा बढ़े। तो क्या ये डेंट लगेगा बीजेपी को? इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा क्या? एकजुटता जो नहीं रखी गई, ये कहा जाता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ये कहा जाता है कि लोकतंत्र है जी हमारी पार्टी में, लेकिन नेता तो कहते हैं कि हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ सुनते नहीं हैं, केंद्रीय आलाकमान सुनता नहीं है। हम जाए तो जाए कहाँ, किसको अपनी बात बताएं? हम तो कई दिनों से परेशान हैं कि हमारी कोई बात तो सुने, हम क्या कहना चाहते हैं, हम किसके लिए आवाज उठाना चाहते हैं, लेकिन ना लोकतंत्र है ना कोई सुनने वाला। तो ऐसे में क्या झटका लगेगा और क्या डेंट लग सकता है चुनावों में? इसमें 2 बातें हैं नेहा जी, बहुत अच्छी बात जेबा यास्मीन जी मेरी बहन ने किया, बहुत अच्छी बात की है कि चुनाव काम पर होगा। पिछली बार इन्होंने इतना काम किया था कि इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार
वो जाके 40-44 सीटों पर उतर आई थी, इतना काम किया था, पूरे प्रदेश की जनता ने देखा था इसको। अब रही बात, हाँ हमने काम किया है और वो देश की जनता देख भी रही है, प्रदेश की जनता देख भी रही है और स्वीकार भी रही है। और पूरा एक मास ये बोल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कई दशकों का रिकॉर्ड तोड़कर पुनः पूर्ण बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। दूसरी बात आपने कहा कि वो कहते हैं योगी जी ने नहीं सुना, केंद्रीय नेतृत्व ने नहीं सुना। प्रियांक जी सृष्टि पूछ रही किसके लिए काम किया है, किसके लिए काम किया है प्रियांक जी? ये सवाल पूछा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि आपने काम किसके लिए किया है, और अगर वो काम किया है तो आपके ही नेताओं को वो काम क्यों नहीं दिखता? नेहा जी बोलो सर, एक मिनट कुछ सवाल है और वो फैक्ट पे अगर जवाब नहीं देंगे तो इसका यही मतलब है कि इन्होंने हम दो हमारे दो के लिए सिर्फ और सिर्फ काम किया है। मेरा सर कुछ सवाल है, ठीक है प्रियांक जी सुन लेते जी। भाजपा को आज वोट कौन देगा, मैं ये जानना चाहती हूँ। सड़कों पे बैठे हुए हमारे किसान, जिन्होंने 700 से ज्यादा किसानों ने अपनी शहादत दी, या उनके परिवार देंगे, जिनके लिए मोदी से कहते हैं वो मेरे लिए थोड़ी मरे थे, वो किसान और उनके परिवार देंगे उनको वोट, या वो युवा जो आज भी बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री आवास का घेराव करते रहते हैं, जिन्हें सरकार की लाठियां पड़ती है, शिक्षक अभ्यर्थी में जितना घोटाला हुआ, या वो युवा वो देंगे वोट देंगे। उसके अलावा बिजनेसमैन, हमारा जो व्यापारी वर्ग है वो इन्हें वोट देगा, जो होटलों से निकाल के जिनकी हत्या कर दी जाती है वो बिजनेस वर्ग इन्हें वोट देगा, या वो गृहिणियां वोट देंगी जो 1200 रुपए का गैस सिलेंडर खरीदती है, 200 रुपए का सरसों का तेल खरीदती है, या उत्तर प्रदेश की वो बेटियां इन्हें वोट देंगी जिनका हर 16 मिनट में उत्तर प्रदेश में एक रेप होता है। इन्हें कौन वोट देगा, मैं ये समझना चाहती हूँ। उत्तर प्रदेश की बेटियां जो उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवा, ले लीजिए आप, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, आप जवाब जवाब दीजिएगा प्लीज। 70 साल तक देश के साथ कांग्रेस ने क्या किया है वो पूरी देश की जनता ये भाषण नहीं सुन पाएंगे, मन की बात नहीं सुन पाएंगे, आपको यहाँ भाषण देने के लिए नहीं बुलाया गया है। पोलियो का टीका 70 साल बाद भी लगाने पर मजबूर है, और आज आप देखिए हमने न केवल पूरे देश में ठीक एक करके, ऐसे नहीं हम काम करते हैं, हैंड रेस करिए जिससे भी बोलना है, ऐसे नहीं। चाहे जिस सेक्टर में हो, आपके 10 साल के यूपीए सरकार में भ्रष्टाचार की झड़ी लगी हुई थी। अरे प्रियांक पांडे जी आप पढ़ लिखे बैठे हैं, ठीक है एक करके प्रियांक जी, हमने 14 में जनता ने आशीर्वाद दिया, फिर 17 में दिया, फिर 19 में दिया। प्रियांक जी ऐसे मत करिए प्लीज सृष्टि, आप तो इस तरह से नहीं करती, प्लीज थोड़ा धैर्य रखिए, ऐसे नहीं। प्रियांक जी सुनिए, ठीक है सृष्टि, प्रियांक जी इस बात का जवाब दीजिए। एक सेकंड ऐसे नहीं, ऐसे कैसे, नहीं ठीक है प्रियांक जी, प्रियांक पांडे जी सुनिए, धैर्य के साथ सुनिए, ऐसे मत करिए ना कि आप सभी बोलेंगे कि जनता में क्या संदेश जाएगा। ऐसे थोड़ी डिबेट होती है, एक करके अपनी बात हैंड रेस करिए, जिसने भी बोलना है, इस तरह से शोर नहीं मचाएगा कोई। प्रियांक जी अब सवाल इस बात को लेकर है, जिस बात का जिक्र अभी सृष्टि कर रही थी, उनका कहना है कि आप पहले जवाब दीजिए कि आपने कितना काम किया है, उस बात का जवाब दीजिए। और दूसरी बात, अगर आपने इतना काम किया है तो आपके ही नेताओं को आप पर क्यों सवाल उठाने पड़ रहे हैं? और तीसरी बात, क्या आप अपने काम पर पर्दा डाल सकते हैं ये कह के कि यूपीए शासन में क्या काम हुआ था? वो तो 3 दशकों से उत्तर प्रदेश की सियासत में नहीं है। आप उनसे ये नहीं पूछ सकते कि उत्तर प्रदेश की सियासत में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में या उत्तर प्रदेश में कितना काम हुआ है। अब आप अपने काम का ब्यौरा देंगे, ये आपके वक्त है रिपोर्ट कार्ड देने का। आप कैसे दूसरों पर आरोप लगा के अपने कामों पर पर्दा डाल सकते हैं, या फिर अपने जो विकास कार्य नहीं किया उस पर पर्दा डाल सकते हैं? आप जवाब दीजिए ना सर, और शोर मचा के धैर्य पूर्वक जवाब दीजिए। नेहा जी एक भी सेक्टर उठा के बता दीजिए जहाँ काम ना हुआ। अब मैं हर सेक्टर की सिलसिलेवार बात करूंगा। मैं तो सर सीधा सा सवाल आपसे ये पूछ रही हूँ ना कि आपके नेताओं को आपका काम क्यों नहीं दिखा, जो छोड़ के जा रहे हैं,
यानी कि उन्हें पता है कि इस बार बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है, उन्हें ऐसा आभास हो गया है क्या? मैंने फिर आपको शुरुआत में ये बात बताई, कुछ ऐसे नेता हैं जिनका ये आदत थी या जिनका ये कैरेक्टर था कि हम जो है जो चाहते हैं अपने हिसाब से सत्ता चलाएंगे, वो हमारे यहाँ नहीं चलेगा। वो भारतीय जनता पार्टी का नियम नहीं है। हमारा कैडर अलग है, हम सेवा करने के लिए है। आप देखिए हमारे यहाँ कोई भी 50 राइफल लेके नहीं घूम सकता है। हमारे यहाँ हूटर लगाकर और लाल बत्ती लगाकर वीआईपी बन के नहीं घूम सकता। ये कल्चर नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। मैं फिर कह रहा हूँ कि हम लोग एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, हम एक भारत अखंड भारत की बात करते हैं। हमारे यहाँ वीआईपी कल्चर नहीं है, और चूंकि वो वीआईपी कल्चर न होने के कारण इन लोग को घुटन हो रही थी। ये लोग जो चाहते थे वो कर नहीं पा रहे थे, और वो न कर पाने की वजह से आज पूरे 5 साल बाद इनको घुटन महसूस हो रही है। कुछ लोगों ने जल्दी उत्सुकता दिखाई, क्योंकि उनके उस समय समझ रहे थे कि हम आगे भी नहीं कर पाएंगे, तो वो जल्दी चले गए। कुछ अब जा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ये संभव नहीं है कि आप इस तरह के काम कर पाए या वीआईपी कल्चर चला पाए या राइफलें चमका पाए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुमकिन नहीं है। रही बात, ठीक है, हमने काम किया है और काम का ये नतीजा होगा कि आप देखिएगा। मैं पुनः ये बात दोहरा रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता पिछले बार से भी ज्यादा मैंडेट के साथ हमको सर वो तो वक्त बताएगा, उसके लिए इंतजार करना होगा। ठीक है ज़ेबा जी, जल्दी से अपनी बात रखिए। देखिए नेहा दुबे जी, पहले तो इनको थोड़ा सा डिबेट का प्रोटोकॉल सीखना चाहिए। एक ही बात का रेपिटेशन, हम भाषण देने नहीं आते हैं, एक दूसरे को तर्ज से जवाब देना। मुद्दे पे आइए। जैसे जी, इन्होंने कहा कि हूटर वाली गाड़ियों का कल्चर था। अब गाड़ियों का कल्चर कौन सा है? थार जीप का है। देखिए इनके मंत्री थार जीप से चलते हैं और उससे किसान को कुचलते हैं। दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि इन नेताओं को कुछ और इनकी मंशा थी। भाई 69,000 भर्ती में पिछड़ों का कितना शोषण हुआ, क्या हमने देखा नहीं? आपने नौकरियां छीनने देखा नहीं? इतना बड़ा घोटाला कर दिया। इन्हीं के पिछड़े आयोग को बोलना पड़ा, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को बोलना पड़ा कि गलत हुआ है, नाइंसाफी हुई है, और ये कह रहे हैं पिछड़ों के साथ खड़े हैं। पिछड़े नेता इसीलिए छोड़ के जा रहे हैं, पिछड़ों की कोई सुनवाई नहीं हुई है। पिछड़ों का टोटा है क्या समाजवादी पार्टी में, जो दूसरी पार्टियों से नेताओं को लिया जा रहा है? क्या चीज? पिछड़ों का टोटा है क्या समाजवादी पार्टी में? पिछड़े नेताओं का टोटा है क्या? बड़े चेहरों का टोटा है क्या? कमी है क्या? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही पिछड़े ओबीसी से आते हैं। वो खुद बात कर रहे हैं जातिगत जनगणना की। क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। हम पिछड़ों के साथ खड़े हैं, हर वर्ग के साथ खड़े हैं, और हम उनका दर्द क्यों नहीं समझेंगे? इनकी तरह एक जाति की पार्टी थोड़ी ना चलाते हैं हम। ठीक है सृष्टि, जल्दी से बात रखिए अपनी। प्रियांक पांडे जी से मैंने कुछ सवाल पूछा, अभी इन्होंने बोल दिया कौन से सेक्टर में जॉब्स नहीं है, वो नहीं हुए। व्हाइट कॉलर सेक्टर की मैं बात करती हूँ, व्हाइट कॉलर जॉब्स की अगर मैं बात करती हूँ, 2017 में 5 करोड़ 75 लाख लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट थी, 5 करोड़ 75 लाख की थी। 2022 में ये हो गई है 5 करोड़ 39 लाख। ये व्हाइट कॉलर जॉब है जिनके पास एक सोशल सिक्योरिटी थी, जिनके पास एक मंथली इनकम आता था। वो घट के इनके कार्यकाल में वो जो जॉब्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थी वो भी घट के 16,13,000 और कम हो गई। तो ये कौन से सेक्टर की बात कर लेंगे? अनऑर्गेनाइज सेक्टर अपने डिक्लाइन पे है। हर दिन उत्तर प्रदेश में 29 फार्मर्स यहाँ सुसाइड करते हैं, 42 यहाँ पे एवरीडे अनएम्प्लॉयड यूथ सुसाइड करते हैं। सारे डेटाबेस में सवाल पूछ रही हूँ, अगर यहाँ पे क्या कहते हैं इनकम हमारे उसमें पूरे देश में 86,000 रुपीज होती है पर कैपिटल इनकम, तो उत्तर प्रदेश में वो इनकम होती है 43,000। पूरे देश का आधा, 22 करोड़ की जनसंख्या में 15 करोड़ हमारे यहाँ पे बीपीएल वो परिवार है, बिलो पॉवर्टी लाइन यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो आपका कार्यकाल किस तरीके से अच्छा रहा और किनके लिए अच्छा रहा? हर बार जब भी विधानसभा चुनाव आते हैं आप लोग जोर शोर से इन तमाम मुद्दों को उठाते हैं, लेकिन क्या वजह है कि जनता उस पर विश्वास नहीं करती? आपको तो पिछले 3 दशकों से उत्तर प्रदेश की जनता ने सर आंखों पर नहीं बिठाया, नहीं सत्ता सौंपी, क्यों? बिल्कुल नहीं बिठाया, हम एक्सेप्ट करते हैं इस बात को कि नहीं बिठाया, लेकिन जब देश में यूपीए का सरकार कार्यकाल रहा है, यूपीए 1 यूपीए 2 को जब आप देखेंगे तो देश में तरक्की की है। आज उत्तर प्रदेश में 3 दशक कांग्रेस नहीं रही है उत्तर प्रदेश में।
लेकिन देश ने सेलेक्ट किया। ये जो 70 साल कोरोना रोते हैं, प्रियांक पांडे जी आज जहाँ पढ़ लिख के बैठे, जिसकी वजह से बैठे, वो भी कांग्रेस पार्टी ने दिया है इन्हें। जो स्कूल खुलवाए, जो मेडिसिन, जो स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराई, जो सुरक्षा उपलब्ध कराई, ये सारा काम कांग्रेस का किया जा रहा है। क्योंकि हम जब इस देश पे हमारी आई थी, एक फैमाइन रिडन कंट्री थी ये, जीरो से स्टार्ट करके हमने बुलंदियों तक पहुंचा। हमारी इकोनॉमी आप देखिएगा टॉप 5 साउथ एशिया की इकोनॉमी में थी। हमारी जीडीपी ऑल टाइम ग्रो पे थी। आपके किए हुए कामों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब तो बीजेपी के साथ जाना है। क्यों वो नहीं कर रहे? मैंने बोला उनकी महिला विरोधी सोच है। वो एंटी महिला, एंटी दलित, एंटी किसान पार्टी के साथ अगर आज जुड़े तो अच्छी बात है, वो चले गए हमारी पार्टी को छोड़ के। बिकॉज हमारी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है, महिला सशक्तिकरण के साथ खड़ी है। हमारी पार्टी दलित, शोषित, वंचित वर्ग के साथ खड़ी है, हमेशा उनके न्याय के लिए खड़ी है। चाहे वो हाथरस का केस हो, लखीमपुर की इंसिडेंट हो, हर घटना पे, हर वाक्य पे यहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने आम जनता के साथ खड़े होने का सहारा दिया है। तो इसलिए अगर आज कोई छोड़ के जा रहा है, दे आर वेरी वेलकम टू गो। वो चले जाए हमारी पार्टी छोड़ के, अगर उनकी सोच हमारी पार्टी से, हमारी विचारधारा से मेल नहीं खाती है तो। और प्रियांक पांडे जी दोबारा अगर इतिहास में गए तो इतिहास में आपको ये भी जवाब देना पड़ेगा कि 70 साल का जो रोना रोती है आपकी पार्टी, आपको किसने पढ़ाया लिखाया, स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराई, ये बता दीजिएगा। क्योंकि हमारी ही पार्टी थी देश में जिसने सारी चीजें बनवाई। तो आपकी ही पार्टी थी तो आपकी ही पार्टी ही करेगी ना। विकल्प क्या था उस वक्त? उस वक्त विकल्प क्या था? इनकी भी पार्टी थी ना, लेकिन जनता ने इन्हें नकारा क्योंकि इनकी जातिवाद, इनकी जो विरोधाभास वाली जो राजनीति थी उसको नकारा जनता ने। प्रियांक जी तो कह रहे हैं कि 2014 में हमें सराहा, फिर 2019 में भी हमें सराहा। आप लोग बार बार कहते रहे कि ये पार्टी काम नहीं कर रही, देश में काम नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी जनता ने पहले से ज्यादा वोटों के साथ इनको फिर सत्ता सौंप दी। 2022 का वेट कर लीजिए, इंतजार कर लीजिए 2022 का। जनता इन्हें बहुत अच्छे से जवाब देगी क्योंकि जनता को हर मोर्चे पे सरकार ने प्रताड़ित किया है। डिमोनेटाइजेशन से लेकर कोविड काल में उन्हें सड़कों पे मरने के लिए छोड़ देने तक। ये तो वही सरकार है ना, संवेदनहीन सरकार, जिसने कहा कि कोरोना में तो बिना ऑक्सीजन की किसी की मृत्यु ही नहीं, ऑक्सीजन की मृत्यु से किसी, ऑक्सीजन की कमी से किसी की मृत्यु नहीं हुई। ये वो सरकार है जबकि हमारी कोर्ट कहती है कि नरसंहार। आप बताइए ना कितने लोगों की मृत्यु हुई, आप बताइए। स्वास्थ्य मंत्री तो कहते हैं लोकसभा में कि किसी सरकार ने हमें डेटा ही नहीं दिया कि उनके राज्य में मौत हुई है ऑक्सीजन की कमी की वजह से या फिर नहीं हुई। वो तो कहते हैं हमारे पास डेटा ही नहीं आया, पंजाब ने डेटा नहीं दिया, राजस्थान ने डेटा नहीं दिया, छत्तीसगढ़ ने डेटा नहीं दिया। ये वो सरकार है जो हर इंसान। आप बताइए ना पंजाब में कितनी मौतें हुई ऑक्सीजन की कमी की वजह से, बता दीजिए। सृष्टि हमारा ये मुद्दा नहीं है, लेकिन मैं सवाल पूछ रही हूँ आपसे, बता दीजिए। घुस जाते हैं, उनके पास डेटा ही नहीं है। हर राज्य सरकारें डेटा देगी तभी तो केंद्र के पास डेटा आएगा। उसके पास डेटा नहीं है, ये तो बड़ी हास्यास्पद बात है। और अगर राज्य सरकार ने डेटा दिया है, लेकिन फिर भी अगर होम मिनिस्टर कह रहे कि नहीं दिया, हेल्थ मिनिस्टर कह रहे कि नहीं दिया, तो उन्होंने क्या कार्रवाई की राज्य सरकार के ऊपर कि आपने हमें डेटा क्यों नहीं उपलब्ध कराया? ये किस हिसाब से इन्होंने बोल दिया कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मृत्यु नहीं हुई उत्तर प्रदेश में, जबकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने, हाईकोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो नरसंहार था। क्या कोर्ट ने झूठ बोल दिया? कोर्ट के पास डेटा नहीं था। तो ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती? राज्य सरकार से पूछा गया कि आपके राज्यों में कितने, जो हमारी सरकारों ने दिया है। ठीक है प्रियांक, जवाब दीजिए। ये सारे सवालों का जवाब जनता को भी देना होगा आपको। मैं सबका जवाब देने को तैयार हूं, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, आपके दर्शकों को। कोरोना में उत्तर प्रदेश 24 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश है और हमारे यहाँ कोरोना का जो रिकवरी रेट था वो 98.5% था। सबसे कम अगर कैजुअलिटी हुई है तो वो उत्तर प्रदेश में हुई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के जो टैकल हम लोगों ने किया उसकी तारीफ न केवल देश में बल्कि विश्व लेवल पर हुई। WHO ने हमें सराहा। बिल्कुल सही, विश्व लेवल पे न्यूयॉर्क पोस्ट के फ्रंट पेज उत्तर प्रदेश की तस्वीर छपी थी, वॉशिंगटन पोस्ट में उत्तर प्रदेश की तस्वीर छपी थी। कब सराहा था? पूरे विश्व ने सराहा था उत्तर प्रदेश की सरकार को। अकेले आपने देश नहीं बनाया है, हम सब ने मिलकर बनाया है। देश अकेले कांग्रेस ने मिलकर नहीं बनाया। और अगर आप अपने उपलब्धि लेना चाहती हैं तो ये देश के साथ देश को खड़ा किया। न्याय नहीं होगा सृष्टि जी, न्याय नहीं होगा। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो किया न्याय दिलवा दीजिए। आप उसको भूल गए। लखीमपुर में बोलिए, के लिए जो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने किया वो भुलाया जा सकता है। चले गए क्या बात कर रहे हैं?
आप ये बताइए कि हिंदुस्तान में कश्मीर रहते हुए भी हिंदुस्तान से अलग हो माना जाता था क्यों? धारा 370 जैसी धारा क्यों? ठीक है, मुझे इसका जवाब दीजिए। ठीक है, आप बताइए कि आप 70 साल में दूसरी पहले तलाक के लिए मजबूर थी क्यों? ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, ये जवाब आपको जनता को भी देना होगा। और जनता जनार्दन सब जानती है किसने कितना काम किया। यूपीए 1 यूपीए 2 भी देखा और उससे पहले की सरकारों का काम भी देखा, सपा का भी देखा उत्तर प्रदेश में कि किस तरह से काम हुआ या नहीं हुआ, और योगी सरकार का काम भी देखा है, उससे पहले की सरकारों का काम भी देखा है। लेकिन जेबा जी, एक तरफ नेता इधर उधर जा रहे हैं, दूसरी तरफ सगे संबंधी भी अगर इधर उधर जाने लग जाए तो इसे तो जाहिर तौर पे ये नहीं कहा जा सकता है कि दोहरा झटका कहीं ना कहीं सपा के लिए है। सगे संबंधी अगर दूसरी पार्टी को जाके ज्वाइन कर रहे हैं, 3 बार के विधायक हैं, एक बड़ा वर्चस्व रखते हैं पार्टी में, तो क्या वजह है कि सगे संबंधियों को भी सहेज के नहीं रख पा रही है सपा? देखिए नेहा दुबे जी, अभी इससे पहले भी मैंने ये बात रखी कि देखिए चुनाव के समय हम देखिए ये भले ही बहुत टेंशन में आ गए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी बाकी नेता जाते हैं क्योंकि ये एक्सपेक्टेड था। बाकी नेता जाते हैं, लेकिन सगे संबंधी चुनाव के समय ये बहुत स्वाभाविक है, लोग आते हैं जाते हैं। चुनाव का मुद्दा ये नहीं होता है मैम, चुनाव का मुद्दा काम होता है जो आपने अपने कार्यकाल में किया है। आना जाना वो एक अलग बात है। सगे संबंधी भी प्रतिशत चुनाव देखिए, कोई अगर हमारा संबंधी है उसका व्यक्तिगत भी कोई सोच होगी, तो हर व्यक्ति की व्यक्तिगत सोच होती है, वो स्वतंत्र है। हम किसी प्रकार का दबाव नहीं डालते, जिसको जहाँ जाना है जाए, जहाँ जिसका विचारधारा मिलती है मिले। हम अपने मुद्दों पे ही चुनाव लड़ेंगे। ये आने जाने से कुछ प्रतिशत वोट का फर्क पड़ता है, इससे चुनाव प्रभावित नहीं होता है। एक कुछ बातों का जवाब देना चाहूंगी मैम, क्योंकि ये जनता के लिए हो रहा है, जनता तक जवाब जाना चाहिए। इन्होंने कहा WHO ने इन्हें अप्रिशिएट किया। मैम लेट मी करेक्ट हिम, WHO को जो इन्होंने रिपोर्ट दी, जो इन्होंने किया, वही WHO ने अपनी ट्वीट में डाला था, अप्रिसिएशन नहीं था। दूसरी बात, इन्होंने कहा विदेशों ने हमें सराहना करी हमारी कोरोना हैंडल की। मैम न्यूयॉर्क टाइम्स तक में शमशानों की फोटो छपी थी, आपके मीडिया चैनल ने भी दिखाई, तो ये झूठ ना बोले बैठ के। दूसरी बात, ये जो कह रहे हैं हमने बहुत अच्छी हैंडलिंग करी, यहाँ बहुत कम टेस्ट हुई। एक बात और था कि 31 दिसंबर तक सब लोग कोरोना के अगेंस्ट वैक्सीनेटेड हो जाएंगे। आज के प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर में मैं पढ़ रही थी कि 22 करोड़ की जनता में यूपी के 1/3 लोग अभी फुल्ली वैक्सीनेटेड है। अब ये जवाब दे, चुनाव में कैसे जाएंगे? कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है, आपकी क्या तैयारी है? अगर 1/3 लोग आपके वैक्सीनेटेड है फुल्ली, चुनाव कैसे होगा? फिर आप जनता के जान के साथ खेलेंगे? ठीक है, कैसे, क्या तैयारी है कोरोना की, या फिर सिर्फ आया राम गया राम की राजनीति में उलझ के रह गई है बीजेपी? प्रियांक जी। नेहा जी, जेबा जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा मैं कोरोना की बीजेपी वाली कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, मैं कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। एक राजनीतिक दल का प्रमुख अगर समाज में ये मैसेज थ्रो करते हैं कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, तो वो कितना गंभीर है, इस पर विचार करने की जरूरत है। दूसरी चीज जेबा जी, दूसरी चीज सुनिए, जनता की मदद कर रहे थे, उनके दुख सुख को बांट रहे थे, वहाँ दूसरी तरफ हमने अभियान चलाकर वैक्सीनेशन कैंप लगवाया, जिसका नतीजा रहा कि उत्तर प्रदेश में लगभग की बात नहीं करिए, आंकड़ों की बात करिए, लग चुकी है। और हम लोग चलिए, आराम गैराम की राजनीति के बीच जाहिर तौर पे वो मुद्दे भी बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे जिससे सीधी जनता जुड़ी हुई है, जिसका रिपोर्ट कार्ड जनता मांगेगी कि आखिर इन 5 सालों में क्या हुआ, योगी सरकार में क्या हुआ और क्या वाकई उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन पाया। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में इतना ही, नमस्कार।